अकबर, बीरबल और अनाज की उधारी। आगरा की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। यमुना के किनारे फैली हरियाली पर सूरज की हल्की किरणें पड़ रही थी। खेतों में काम करने वाले किसान सुबह सुबह अपने हल और बैलों के साथ निकल चुके थे। बाजार धीरे धीरे खुल रहा था। दुकानदार अपने तराजू ठीक कर रहे थे और अनाज की बोरियां गिन रहे थे। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरी चिंता छिपी हुई थी। पिछले 2 वर्षों से मौसम ठीक नहीं चल रहा था। कभी बारिश कम पड़ जाती, कभी बहुत ज्यादा हो जाती। कई गांवों में फसल आधी रह गई थी। कुछ जगहों पर तो अनाज इतना कम हुआ कि लोगों को अगले मौसम तक गुजारा करना मुश्किल लगने लगा। इसी कारण गांवों में एक नई बात शुरू हो गई थी, अनाज की उधारी। पहले लोग पैसे उधार लेते थे, लेकिन अब पैसे से ज्यादा कीमती चीज अनाज हो गया था। जिनके पास थोड़ा ज्यादा भंडार था, वे दूसरों को उधार देने लगे। बदले में वे तय करते कि फसल के समय उतना अनाज वापस मिलेगा, कभी थोड़ा ज्यादा, कभी उतना ही। धीरे धीरे ये उधारी एक बड़ी समस्या बनती जा रही थी। एक दिन अकबर का दरबार सजा हुआ था। सभी मंत्री अपनी अपनी जगह बैठे थे। बीरबल भी अपने शांत स्वभाव के साथ वहीं मौजूद थे। तभी दरबार के बाहर से शोर सुनाई दिया। दरबार ने आकर बताया कि कई किसान बादशाह से मिलने आए हैं। अकबर ने अनुमति दे दी। कुछ ही देर में 10-12 किसान दरबार में आए। उनके कपड़े साधारण थे, चेहरों पर थकान और चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने झुककर बादशाह को सलाम किया। अकबर ने नरमी से पूछा, बताओ, क्या परेशानी है? एक बुजुर्ग किसान आगे बढ़ा। उसकी आवाज में घबराहट थी। जहांपनाह, हम लोग अनाज की उधारी के कारण परेशान हैं। कुछ लोग गांवों में ऐसे हैं जो जरूरतमंदों को अनाज देते हैं, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा वापस मांगते हैं। कोई लिखित हिसाब नहीं होता, बस जुबानी बात। फिर फसल के समय झगड़े हो जाते हैं। दूसरा किसान बोला, कई बार तो ऐसा होता है कि हम जितना लेते हैं उससे दोगुना देने को मजबूर कर दिए जाते हैं। अगर न दें तो बदनामी की धमकी मिलती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी सांस ली। ये तो गंभीर बात है, क्या किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया? किसान बोले, जहांपनाह, गांव के लोग डरते हैं। जिनके पास अनाज है वही ताकतवर हो गए हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये समस्या केवल अनाज की नहीं है, ये भरोसे की है। जब भरोसा टूटता है तब झगड़े शुरू होते हैं। अकबर ने सिर हिलाया, हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। दरबार खत्म होने के बाद अकबर और बीरबल ने आपस में इस विषय पर बात की। अकबर ने बताया कि शहर में एक बड़ा अनाज व्यापारी है। नाम था सेठ हरिदास। उसके गोदामों में भरपूर अनाज था। वो कई गांवों को उधार अनाज देता था। अकबर बोले, लोग कहते हैं कि सेठ हरिदास बहुत चालाक है। वो सीधी बात नहीं करता, लेकिन उसके उधार में हमेशा झगड़े होते हैं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चालाक लोग कभी खुलकर गलत नहीं करते। वे बातों में ऐसा उलझाते हैं कि सामने वाला खुद को दोषी समझने लगे। अकबर ने तुरंत निर्णय लिया, हमें सच्चाई जाननी होगी, लेकिन सीधे पूछने से काम नहीं बनेगा। बीरबल हल्के से मुस्कुराए, तो फिर हमें अलग रास्ता अपनाना होगा। अगले दिन बीरबल साधारण कपड़े पहनकर एक गांव की ओर निकले। उनके साथ कोई पहचान नहीं थी। उन्होंने खुद को एक दूर के गांव से आया व्यापारी बताया। गांव में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि लोग उन्हें शक की नजर से देख रहे हैं। बीरबल ने एक चाय की दुकान पर बैठकर बातचीत शुरू की। धीरे धीरे लोगों ने खुलकर बोलना शुरू किया। एक किसान ने कहा, साहब, यहां अनाज लेना आसान है, लौटाना मुश्किल। दूसरा बोला, सेठ हरिदास के आदमी आते हैं, कहते हैं कि फसल अच्छी हुई है, इसलिए ज्यादा दो। बीरबल ने पूछा, क्या कोई हिसाब लिखा जाता है? किसान हंस पड़ा, कागज पर तो कुछ नहीं, सब जुबान पर है।
और जुबान बदलने में देर नहीं लगती। बीरबल ने ये सब ध्यान से सुना। कुछ दिन बाद बीरबल खुद सेठ हरिदास के गोदाम पहुंचे। गोदाम बड़ा था। अंदर अनाज की ऊंची ऊंची बोरियां लगी थी। सेठ हरिदास मोटे कपड़े पहने, गले में सोने की माला डाले बैठा था। बीरबल ने खुद को व्यापारी बताते हुए कहा, सेठ जी, सुना है आप अनाज उधार देते हैं। मैं भी ऐसा ही काम करना चाहता हूं। सेठ हरिदास मुस्कराया, काम आसान नहीं है, समझदारी चाहिए। बीरबल ने पूछा, आप उधार कैसे तय करते हैं? सेठ बोला, सब आपसी समझ से। किसान खुश, हम खुश। बीरबल ने ध्यान दिया कि सेठ बातों में बहुत मीठा है, लेकिन कुछ भी साफ साफ नहीं बता रहा। कुछ हफ्तों बाद अकबर ने फिर से दरबार बुलाया। इस बार सेठ हरिदास को भी बुलाया गया। अकबर ने पूछा, सेठ, तुम्हारे उधार से किसानों को परेशानी क्यों हो रही है? सेठ ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं तो उनकी मदद करता हूं। अगर वे ज्यादा देने की बात कहते हैं तो वो फसल की हालत देखकर होता है। किसानों ने एक साथ विरोध किया। दरबार में शोर मच गया। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बीरबल की ओर देखा। बीरबल आगे बढ़े और सेठ हरिदास से पूछा, सेठ जी, मान लीजिए आपने किसी किसान को 10 बोरी अनाज उधार दिया। अगर अगले साल फसल खराब हो जाए तो क्या आप वही 10 बोरी मांगेंगे? सेठ ने तुरंत कहा, नहीं, तब हम समझौता कर लेते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर दूसरा सवाल किया, और अगर फसल अच्छी हो जाए? सेठ बोला, तो किसान अपनी खुशी से थोड़ा ज्यादा देता है। बीरबल ने सिर हिलाया, खुशी से या मजबूरी से? सेठ कुछ पल चुप रहा। दरबार में सन्नाटा फैल गया। बीरबल ने दरबार में कुछ बोरियां मंगवाई। सबको हैरानी हुई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, अनाज की बोरियां देखने में एक जैसी लगती है, लेकिन वजन अलग अलग हो सकता है। अगर उधार में माप तय न हो तो झगड़ा तय है। उन्होंने एक बोरी उठाकर दिखाई और कहा, अगर उधार देते समय हल्की बोरी दी जाए और लौटाते समय भारी बोरी मांगी जाए तो दोष किसका? किसान एक दूसरे की ओर देखने लगे। सेठ हरिदास का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, उधार बिना लिखित हिसाब के दिया जा रहा है। माप तय नहीं, समय तय नहीं, बस ताकत तय है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो इसका हल क्या है? बीरबल बोले, हल आसान है, लेकिन उसे मानना कठिन हो सकता है। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। अकबर ने घोषणा की कि इस विषय पर जल्द ही नया नियम बनेगा, लेकिन उससे पहले वे खुद कुछ गांवों में जाकर स्थिति देखेंगे। सेठ हरिदास चुपचाप दरबार से चला गया। किसानों के चेहरों पर उम्मीद थी, लेकिन डर भी। दरबार के उस दिन के बाद पूरे आगरा में एक अजीब सी हलचल थी। किसानों के मन में उम्मीद थी, लेकिन डर भी उतना ही गहरा था। वे सोच रहे थे कि बादशाह सच में उनकी हालत समझ पाएंगे या ये भी बस एक और वादा बनकर रह जाएगा। दूसरी ओर जिनके पास अनाज का भंडार था वे चुप थे, लेकिन उनके मन में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। सेठ हरिदास अपने गोदाम लौटते समय बार बार पीछे देख रहा था। उसका मन स्थिर नहीं था। दरबार में बीरबल के सवाल अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे पहली बार ऐसा लगा कि उसकी जमीन थोड़ी हिल गई है, लेकिन वो भी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसने बहुत से उतार चढ़ाव देखे थे और हर बार अपने रास्ते खुद बना लिए थे। उस रात अकबर देर तक सो नहीं पाए। वे बार बार यही सोचते रहे कि अगर अनाज की उधारी ऐसे ही चलती रही तो आने वाले वर्षों में हालात और बिगड़ सकते हैं। भूख केवल पेट को नहीं, समाज को भी कमजोर कर देती है। अगली सुबह उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अकबर ने कहा, मैं केवल दरबार में बैठकर निर्णय नहीं करना चाहता, मैं खुद गांवों की हालत देखना चाहता हूं। बीरबल ने तुरंत सिर झुकाया। जहांपनाह, यही सबसे सही रास्ता है। जब तक आंखों से न देखा जाए तब तक सच्चाई अधूरी रहती है। अकबर ने तय किया कि वे कुछ गांवों में बिना
किसी शाही तामझाम के जाएंगे। बस कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ, साधारण कपड़ों में। कुछ दिनों बाद अकबर और बीरबल एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां की चौपाल सूनी पड़ी थी। आमतौर पर सुबह के समय यहां लोग बैठकर बातें करते थे, लेकिन उस दिन अजीब सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद एक किसान आया। वो अकबर को पहचान नहीं पाया। अकबर ने पूछा, चौपाल खाली क्यों है? किसान ने लंबी सांस ली। अब यहां बैठने का मन नहीं करता साहब। बातें भी वही होती है। किसके पास कितना अनाज बचा है, किसने किससे उधार लिया है और किसे कितना लौटाना है। बीरबल ने धीरे से पूछा, क्या कोई खुश भी है? किसान हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। खुशी अब सिर्फ यादों में है। उसी गांव में एक और किसान मिला। उसके घर के सामने कुछ बोरियां रखी थी। अकबर ने पूछा, ये बोरियां किसकी है? किसान बोला, सेठ हरिदास की। मैंने पिछले साल उधार लिया था। बीरबल ने पूछा, कितना लिया था? किसान बोला, 5 बोरी। और लौटाना कितना है? बीरबल ने पूछा। किसान ने सिर झुका लिया। वो कहते हैं 8 बोरी। अकबर चुपचाप ये सुनते रहे। उसी समय गांव में कुछ घोड़े आए। सेठ हरिदास के आदमी थे। उनके चेहरे सख्त थे। वे सीधे उसी किसान के घर पहुंचे। फसल कट गई है, उनमें से एक बोला, अब हिसाब पूरा करो। किसान घबराया, अभी पूरी फसल नहीं बिकी है। आदमी ने कड़ी आवाज में कहा, हमें फर्क नहीं पड़ता। अकबर ने ये सब देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। वे चाहते थे कि सच्चाई पूरी तरह सामने आए। जब मामला बढ़ने लगा, तब अकबर आगे आए। अगर किसान अभी देने में असमर्थ हो, तो क्या कोई और रास्ता नहीं? अकबर ने पूछा। सेठ का आदमी अकबर को घूरने लगा। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? बीरबल आगे आए। बस समझने आए हैं। आदमी ने कंधे उचका दिए। हमें समझ से नहीं, अनाज से मतलब है। अकबर ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर कठोरता आ गई। दूसरे गांव में हालात थोड़े अलग थे, लेकिन परेशानी वही थी। यहां कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उधार लेकर अपने खेत बचा लिए थे, लेकिन अब वे हर साल कर्ज में डूबते जा रहे थे। एक महिला ने कहा, हम मेहनत करते हैं, लेकिन फल किसी और को मिलता है। बीरबल ने नोटिस किया कि समस्या सिर्फ सेठ हरिदास तक सीमित नहीं थी। कई छोटे व्यापारी भी यही तरीका अपना रहे थे। कुछ दिनों की यात्रा के बाद अकबर वापस दरबार लौटे। इस बार उनका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर था। उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाया। मैंने गांवों में जो देखा वो अच्छा नहीं है। अकबर बोले, अनाज अब मदद का साधन नहीं, दबाव का हथियार बन गया है। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, अगर हम नियम बनाएं तो व्यापारी विरोध करेंगे। अकबर ने जवाब दिया, अगर नियम नहीं बने तो किसान टूट जाएंगे। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, नियम से पहले समझ बनानी होगी। अगर सीधे आदेश दिया गया तो लोग रास्ता निकाल लेंगे। अकबर ने पूछा, तो क्या किया जाए? बीरबल बोले, हमें उधारी को सामने लाना होगा। जो अब छुपा है उसे खुला करना होगा। सब चुप हो गए। अकबर ने तय किया कि पूरे राज्य में अनाज की उधारी का लेखा रखा जाएगा, लेकिन इसे लागू करने से पहले वे एक प्रयोग करना चाहते थे, केवल एक इलाके में। इस इलाके में सेठ हरिदास का प्रभाव सबसे ज्यादा था। जब सेठ को यह खबर मिली तो वो बेचैन हो उठा। सेठ हरिदास रात भर सो नहीं पाया। उसने अपने खास लोगों को बुलाया। अगर ये नया तरीका चल गया तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा, उसने कहा। एक आदमी बोला, तो हम रास्ता बदल लेंगे। सेठ ने आंखें सिकोड़ ली। बीरबल को हल्के में मत लो। अकबर के आदेश से एक गांव में तय किया गया कि हर उधारी सार्वजनिक होगी। गांव के बुजुर्गों के सामने उधार दिया जाएगा और लौटाने की शर्त भी वही तय होगी। पहले दिन लोग झिझक रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बातें खुलने लगी। कुछ किसान बोले, हमें पहली बार लगा कि कोई सुन रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में एक नई समस्या सामने आई।
कुछ व्यापारी उधार देना ही बंद करने लगे। उन्होंने कहा, इतनी झंझट में कौन पड़े। गांव के लोग फिर डर गए। अकबर को ये खबर मिली तो वे सोच में पड़ गए। अगर उधार बंद हो गया तो जरूरतमंद क्या करेंगे। उन्होंने पूछा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हर समाधान अपने साथ नई चुनौती लाता है। इसी बीच बीरबल को एक और बात पता चली। कुछ गांवों में किसान आपस में भी उधारी करने लगे थे, लेकिन वहां झगड़े कम थे। बीरबल ने सोचा, क्यों? उन्होंने कारण ढूंढने की ठानी। अकबर का प्रयोग अभी पूरा नहीं हुआ था। सेठ हरिदास अभी शांत बैठा था। किसान उम्मीद और डर के बीच झूल रहे थे। अकबर के आदेश से शुरू हुआ प्रयोग पूरे इलाके में धीरे धीरे फैलने लगा। पहले जिस गांव में उधारी का हिसाब खुले तौर पर रखा गया था, वहां अब लोग सावधानी से बोलने लगे थे। कोई भी जल्दी में कुछ कहने से डर रहा था, क्योंकि अब हर बात सबके सामने होती थी। कुछ लोगों को यह अच्छा लग रहा था, तो कुछ को यह बोझ जैसा लग रहा था। किसानों के मन में एक अजीब सी दुविधा थी। एक ओर उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें दबाया नहीं जा सकेगा। दूसरी ओर यह डर भी था कि अगर व्यापारी उधार देना बंद कर देंगे तो मुश्किल समय में सहारा कहां से आएगा। पहले गांव की रातें जल्दी सो जाती थी। सूरज ढलते ही लोग थककर अपने घरों में चले जाते थे, लेकिन अब रात के समय भी चौपाल पर चर्चा होने लगी थी। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होते और फुसफुसाकर बात करते। अगर इस साल बारिश कम हुई तो क्या होगा? अगर उधार न मिला तो बीज कहां से आएगा? क्या बादशाह सच में हमारी मदद कर पाएंगे? ये सवाल हर रात हवा में तैरते रहते। बीरबल ने ये सब नोटिस किया। वे अक्सर रात में चुपचाप चौपाल के पास बैठ जाते और लोगों की बातें सुनते। वे जानते थे कि असली परेशानी वही है जो लोग खुलकर नहीं बोलते। एक रात बीरबल ने देखा कि दो किसान अलग बैठकर आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने पास जाकर पूछा, आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? एक किसान बोला, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम आपस में ही अनाज बांट लें। कम से कम हम एक दूसरे की मजबूरी समझते हैं। दूसरा किसान बोला, हाँ, यहां कोई भारी बोरी या हल्की बोरी की चाल नहीं चलती। बीरबल ने यह बात मन में बैठा ली। कुछ ही दिनों बाद उसी गांव में एक छोटा विवाद हो गया। एक किसान ने दूसरे किसान से अनाज लिया था। फसल के समय लौटाने पर दोनों में मतभेद हो गया। गांव के बुजुर्गों को बुलाया गया। बीरबल भी वहां मौजूद थे। दोनों पक्षों की बात सुनी गई। कोई चीखा नहीं, कोई धमकाया नहीं। अंत में आपसी सहमति से हल निकाला गया। बीरबल ने देखा कि यहां डर नहीं था, बस थोड़ी नाराजगी थी। उस रात बीरबल देर तक जागते रहे। वे सोच रहे थे, जब किसान आपस में उधार लेते हैं तो झगड़े कम क्यों होते हैं, और जब बड़े व्यापारी आते हैं तो परेशानी क्यों बढ़ जाती है। उन्हें जवाब साफ दिखने लगा, लेकिन उसे बादशाह तक सही तरीके से पहुंचाना जरूरी था। इधर सेठ हरिदास चुप नहीं बैठा था। उसने देखा कि कुछ गांवों में लोग अब उससे सीधे उधार लेने से हिचकिचाने लगे हैं। ये उसके लिए खतरे की घंटी थी। उसने अपने लोगों को बुलाकर कहा, अब हमें सीधे उधार देने की जरूरत नहीं। हम बीज देंगे, खाद देंगे और बदले में फसल का हिस्सा मांगेंगे। एक आदमी बोला, लेकिन ये तो वही बात हुई। सेठ मुस्कराया, नाम बदलने से खेल बदल जाता है। कुछ ही हफ्तों में दरबार में नई शिकायतें आने लगी। किसान बोले, अब उधार के नाम पर बीज दिए जा रहे हैं। फसल का हिसाब पहले ही तय कर लिया जाता है। अगर मना करें तो कोई और मदद नहीं करता। अकबर ने सारी बातें ध्यान से सुनी। अकबर अब साफ महसूस कर रहे थे कि समस्या सिर्फ नियम बनाने से हल नहीं होगी। जैसे ही एक रास्ता बंद होता, दूसरा रास्ता निकल आता। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या इंसान की चालाकी का कोई अंत नहीं? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, चालाकी तब तक रहेगी जब तक डर रहेगा। अकबर ने पूछा, डर किस बात का? बीरबल बोले, भूख का डर, अकेले पड़ जाने का डर और कल के अनजान होने का डर। अकबर चुप हो गए।
कुछ दिनों बाद अकबर ने एक नई बैठक बुलाई। इस बार केवल मंत्री नहीं, बल्कि कुछ किसान और कुछ व्यापारी भी बुलाए गए। अकबर बोले, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर उधार न हो तो लोग क्या करेंगे? एक किसान बोला, जहां पनाह, हम भंडारण कर सकते हैं अगर मौका मिले। एक व्यापारी बोला, भंडारण आसान नहीं है। बीरबल ने बीच में कहा, शायद हमने सवाल ही गलत पूछा है। सब उनकी ओर देखने लगे। बीरबल बोले, अगर हर गांव में थोड़ा थोड़ा अनाज जमा हो तो क्या उधारी की जरूरत उतनी रहेगी? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों को यह बात जमी, कुछ को नहीं। अकबर ने तय किया कि कुछ गांवों में सामूहिक भंडारण का प्रयोग किया जाएगा। हर किसान थोड़ी मात्रा जमा करेगा और जरूरत पड़ने पर वहीं से लिया जाएगा। शुरुआत में लोग हिचकिचाए। अगर कोई धोखा दे दे तो? अगर अनाज खराब हो गया तो? डर अभी गया नहीं था। पहली परीक्षा तब आई जब एक गांव में अचानक बारिश नहीं हुई। फसल कमजोर रही। लोगों की निगाहें भंडारण पर थी। कुछ ने कहा, अब देखो ये तरीका चलेगा या नहीं। अनाज निकाला गया, जरूरतमंदों को दिया गया। पहली बार किसी व्यापारी का नाम नहीं लिया गया। जब यह खबर सेठ हरिदास तक पहुंची तो वो परेशान हो उठा। अगर ये चल पड़ा तो हमारी पकड़ ढीली हो जाएगी, उसने कहा। उसने सोचना शुरू किया कि अब अगला कदम क्या हो। कुछ ही दिनों में गांवों में अफवाहें फैलने लगी। भंडारण में अनाज गायब हो रहा है, कुछ लोग ज्यादा ले रहे हैं। डर फिर सिर उठाने लगा। बीरबल को लगा कि ये सब अपने आप नहीं हो रहा। बीरबल ने अपने लोगों से पता लगवाया। धीरे धीरे ये बात सामने आने लगी कि कुछ जगहों पर जानबूझकर शक फैलाया जा रहा है, लेकिन सबूत साफ नहीं थे। अकबर ने महसूस किया कि जितना आगे बढ़ते हैं समस्या उतनी ही जटिल होती जाती है। उन्होंने बीरबल से कहा, क्या हम बहुत आगे आ गए हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता हमेशा लंबा होता है। गांवों में उम्मीद और डर साथ साथ चल रहे थे। सेठ हरिदास अभी भी चुपचाप अपनी चाल चल रहा था। अकबर के प्रयोग आधे सफल और आधे अधूरे थे। भंडारण वाले प्रयोग के बाद गांवों में जो शांति आई थी वो बहुत गहरी नहीं थी। बाहर से सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर लोग हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। कोई खुलकर खुश नहीं था और कोई खुलकर नाराज भी नहीं। सबके मन में एक ही बात थी, ये व्यवस्था कब तक चलेगी? बीरबल इसे समझ रहे थे। वे जानते थे कि जब लोग सवाल पूछना बंद कर दें तब समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि भीतर जमा होने लगती है। सुबह सुबह जब लोग खेतों की ओर निकलते तो अब पहले जैसी हंसी नहीं होती थी। रास्ते में मिलने पर लोग हालचाल पूछते थे, लेकिन बातचीत जल्दी खत्म कर लेते थे, जैसे हर कोई सोच रहा हो कि ज्यादा बोलना ठीक नहीं। एक दिन बीरबल ने एक किसान से पूछा, अब तो अनाज की दिक्कत कम हो गई होगी? किसान ने इधर उधर देखा और धीमे से बोला, दिक्कत बदली है, खत्म नहीं हुई। कैसे? बीरबल ने पूछा। किसान बोला, पहले डर से उधार लेते थे, अब डर से चुप रहते हैं। ये जवाब बीरबल के मन में बैठ गया। कुछ ही समय बाद एक गांव से खबर आई कि भंडारण में रखे अनाज में से कुछ बोरी कम पाई गई है। किसी ने चोरी की बात कही, किसी ने लापरवाही की। गांव में हलचल मच गई। जो लोग पहले इस व्यवस्था के पक्ष में थे वे भी सवाल उठाने लगे। अगर यही अनाज सुरक्षित नहीं तो फिर क्या भरोसा करें? बीरबल तुरंत उस गांव पहुंचे। बीरबल ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। किसी पर आरोप नहीं लगाया, बस पूछा, किसने अनाज रखा, किसने निकाला, किसे कब मिला? धीरे धीरे बात साफ होने लगी कि अनाज कम नहीं हुआ था, बल्कि गिनती में गलती हुई थी। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। अफवाह फैल चुकी थी। कुछ ही दिनों में ये बात दूसरे गांवों तक पहुंच गई। भंडारण में भरोसा नहीं। लोगों के मन में फिर वही पुराना डर लौटने लगा। बीरबल समझ गए कि कोई जानबूझकर इस डर को हवा दे रहा है। उसी समय सेठ
हरिदास के गोदामों में हलचल बढ़ गई। उसके आदमी गांवों में जाने लगे। वे कहते, सरकारी तरीके हमेशा कागज तक अच्छे लगते हैं, भूख कागज से नहीं मिटती। कुछ किसान फिर से उसकी ओर देखने लगे। एक किसान, नाम था रामू, जो भंडारण का समर्थक था, अब उलझन में था। उसकी पत्नी ने कहा, अगर इस बार बारिश कम हुई तो? रामू बोला, तो भंडारण से मिलेगा। पत्नी ने डरते हुए कहा, अगर वहां भी कुछ गड़बड़ हो गई तो? रामू चुप हो गया। जब ये सब खबर अकबर तक पहुंची तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया। क्या हमने लोगों को और उलझा दिया? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, जहां पनाह, जब पुरानी आदत टूटती है तो असमंजस आता ही है। अकबर ने तय किया कि अब केवल किसान और व्यापारी नहीं, बल्कि गांव के बुजुर्गों को भी खुलकर बोलने का मौका दिया जाएगा। एक बुजुर्ग बोला, जहां पनाह, हमें नियम से डर नहीं है, हमें अनिश्चितता से डर है। दूसरा बोला, पहले हम जानते थे कि किसके दरवाजे जाना है, अब रास्ता साफ नहीं दिखता। इस पूरी बैठक में बीरबल ज्यादा नहीं बोले, वे बस सुनते रहे। अकबर ने बाद में पूछा, आज तुम चुप क्यों थे? बीरबल बोले, जहां पनाह, कभी कभी सुनना ज्यादा जरूरी होता है। उस रात बीरबल देर तक जागे। उन्होंने महसूस किया कि समस्या अनाज की नहीं, निर्भरता की है। लोग सालों से किसी न किसी पर निर्भर रहे हैं। अब जब वो निर्भरता बदल रही है तो डर स्वाभाविक है। इसी बीच एक और खबर आई। कुछ गांवों में सेठ हरिदास ने भंडारण में अनाज देने की पेशकश की है। लोग हैरान थे, वो मदद क्यों करेगा? क्या इसके पीछे कुछ है? बीरबल तुरंत सतर्क हो गए। सेठ हरिदास ने खुले तौर पर कहा, मैं भी तो इसी समाज का हिस्सा हूं। अगर अनाज जमा करना है तो मैं मदद कर सकता हूं। कई लोग उसकी बातों से प्रभावित हो गए। बीरबल जानते थे कि सेठ हरिदास बिना कारण कुछ नहीं करता। उन्होंने सोचा, अगर भंडारण में उसका अनाज आया तो नियंत्रण फिर उसी के हाथ में चला जाएगा। लेकिन यह बात साबित करना आसान नहीं था। अकबर सोच में पड़ गए। अगर मना करे तो लोग कहेंगे कि मदद ठुकरा दी, अगर मान ले तो पुरानी समस्या लौट सकती है। अकबर ने फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा, पहले देखेंगे कि लोग क्या चाहते हैं। अब गांवों में दो पक्ष बन गए। एक पक्ष कहता, सेठ का अनाज सुरक्षित रहेगा। दूसरा कहता, यही तो शुरुआत है। गांवों की एकता फिर डगमगाने लगी। बीरबल समझ गए कि अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल सकती थी। उन्होंने कुछ गांवों में जाकर चुपचाप लोगों से बातें शुरू की। बीरबल को कुछ संकेत मिले कि अफवाहें अपने आप नहीं फैली थी, लेकिन ठोस बात अभी सामने नहीं आई थी। भंडारण की नींव हिल रही थी। सेठ हरिदास फिर से केंद्र में आने लगा था। किसान फिर दोराहे पर खड़े थे और अकबर को अभी अंतिम फैसला लेना बाकी था। गांवों में फैली बेचैनी अब साफ दिखने लगी थी। पहले जो डर मन में छुपा रहता था, अब वो बातों में आने लगा था। लोग खुलकर शिकायत नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे सब कुछ कह देते थे। कोई भी किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था, न भंडारण पर, न व्यापारी पर, और न ही आने वाले कल पर। बीरबल ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि जब समाज ऐसे मोड़ पर पहुंचता है, तब एक छोटा सा फैसला भी बड़ा असर डाल सकता है। एक दिन सेठ हरिदास ने बाकायदा दरबार में अर्जी भिजवाई। उसने लिखा कि वह कुछ गांवों के भंडारण में अनाज देने को तैयार है, ताकि जरूरत के समय काम आ सके। ये खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोग बोले, देखो सेठ कितना भला आदमी है। कुछ ने कहा, अब असली खेल शुरू होगा। अकबर ने अर्जी पढ़ी और बीरबल की ओर देखा। तुम क्या सोचते हो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वे कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, जहां पनाह, सवाल ये नहीं है कि वो अनाज क्यों देना चाहता है। सवाल ये है कि अगर वह देगा तो बदले में क्या चाहेगा। अकबर ने फैसला किया कि बिना लोगों की राय जाने कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।
उन्होंने कुछ प्रतिनिधियों को गांवों में भेजा ताकि लोग खुलकर अपनी बात कह सकें। एक गांव में बैठक हुई। एक किसान बोला, अगर सेठ अनाज देगा तो हमें डर नहीं रहेगा। दूसरा बोला, डर तभी नहीं रहेगा जब उस अनाज पर उसका हक न हो। एक बुजुर्ग ने कहा, अनाज देने वाला कभी खाली हाथ नहीं देता। बहस देर तक चली, लेकिन कोई साफ नतीजा नहीं निकला। बीरबल ने तय किया कि वे खुद सेठ हरिदास से बात करेंगे, लेकिन इस बार व्यापारी या दरबारी बनकर नहीं, बल्कि एक साधारण व्यक्ति की तरह। वे एक शाम सेठ के गोदाम पहुंचे। सेठ हरिदास उन्हें पहचान गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, आप भंडारण में अनाज क्यों देना चाहते हैं? सेठ मुस्कराया, भलाई के लिए। बीरबल ने सरल स्वर में कहा, भलाई तो बिना शर्त होती है। सेठ कुछ पल चुप रहा। सेठ ने कहा, मैं कोई शर्त नहीं रखूंगा। बीरबल ने फिर पूछा, अगर गांव वाले उस अनाज को अपनी तरह इस्तेमाल करें तो? सेठ ने हल्की हंसी हंसी, अनाज मेरा होगा तो चिंता तो रहेगी। यहीं से बीरबल को बात साफ दिखने लगी। इसी बीच एक गांव से खबर आई कि कुछ लोगों ने भंडारण से जरूरत से ज्यादा अनाज ले लिया है। कोई लिखित नियम नहीं था कि कितना लेना है। गांव में झगड़ा हो गया। लोग बोले, देखा, यही होगा। अकबर को यह खबर मिली तो वे परेशान हो उठे। अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर नियम बनाए तो लोग कहते हैं कि ज्यादा बंधन है, अगर नियम न बनाए तो अव्यवस्था फैलती है, तो रास्ता क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब तक लोग खुद जिम्मेदारी न ले तब तक कोई नियम काम नहीं करेगा। बीरबल ने सुझाव दिया कि कुछ गांवों में लोगों को खुद तय करने दिया जाए कि भंडारण कैसे चलेगा, कोई बाहरी दखल नहीं। अकबर ने सहमति दे दी। शुरुआत में सब ठीक रहा। लोग आपस में बैठकर तय करते, इतना लेना है, इतना लौटाना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, कुछ लोग चुपचाप ज्यादा लेने लगे। जिन्होंने ज्यादा लिया वे चुप रहे, जिन्हें कम मिला वे नाराज हुए। फिर वही बातें लौट आई, अगर आज न लिया तो कल नहीं मिलेगा, जो मौका मिले ले लो। बीरबल ने देखा कि डर अब रूप बदल चुका है, लेकिन गया नहीं है। सेठ हरिदास सब कुछ दूर से देख रहा था। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन इंतजार करता रहा। उसे पता था कि जब व्यवस्था लड़खड़ाएगी, लोग खुद उसके पास आएंगे। रामू, वही किसान जो शुरू से बदलाव के साथ था, अब परेशान था। उसने अपने दोस्त से कहा, मैं फिर से सेठ के पास जाना नहीं चाहता, लेकिन बच्चों का पेट भी देखना है। दोस्त बोला, हर रास्ता गलत नहीं होता, बस कीमत अलग होती है। रामू की नींद उड़ गई। अकबर ने महसूस किया कि समस्या अब सिर्फ नीति की नहीं रही, ये लोगों के मन की लड़ाई बन चुकी थी। उन्होंने एक दिन कहा, अगर लोग खुद को अकेला समझने लगे तो राजा भी उन्हें नहीं बचा सकता। बीरबल ने तय किया कि अब समय आ गया है कि सच्चाई को पूरी तरह सामने लाया जाए, लेकिन बिना किसी आरोप के। उन्होंने कुछ गांवों में लोगों से अलग अलग बातें की। कुछ ने डर से सच छुपाया, कुछ ने आधा सच कहा, लेकिन धीरे धीरे एक तस्वीर बनने लगी। बीरबल को यह समझ में आने लगा कि समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं थी। न सेठ अकेला दोषी था, न किसान पूरी तरह निर्दोष। सब डर के हिस्सेदार थे। समय बीतता जा रहा था, लेकिन समस्या का हल सामने नहीं आ रहा था। जैसे जैसे दिन निकलते, गांवों में बेचैनी और गहरी होती जाती। अब बात केवल अनाज की नहीं रही थी, ये भरोसे, डर और भविष्य की लड़ाई बन चुकी थी। लोग सुबह खेतों में काम करते, लेकिन उनका मन काम में नहीं लगता। हल चलते रहते, लेकिन दिमाग में सवाल चलते रहते। अगर ये व्यवस्था टूट गई तो? अगर फिर से वही दिन लौट आए तो? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। अकबर अब कम बोलने लगे थे। दरबार में बैठते, सबकी बातें सुनते, लेकिन निर्णय नहीं सुनाते। मंत्री भी समझ नहीं पा रहे थे कि बादशाह किस दिशा में सोच रहे हैं। एक दिन एक मंत्री ने हिम्मत करके पूछा, जहां पनाह,
लोग असमंजस में हैं। क्या हमें कोई साफ संकेत नहीं देना चाहिए? अकबर ने गहरी नजर से उसे देखा और बोले, अगर संकेत गलत हुआ तो रास्ता और कठिन हो जाएगा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत थे। बीरबल इन दिनों ज्यादा बोलते नहीं थे। वे सुनते थे, देखते थे और समझते थे। वे जानते थे कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला समस्या को हल नहीं करेगा, बल्कि उसे और उलझा देगा। एक दिन वे अकेले एक गांव पहुंचे। न कोई पहचान, न कोई शोर, बस एक साधारण यात्री की तरह। वहां उन्होंने देखा कि लोग अब खुलकर बहस नहीं करते। सब कुछ धीरे धीरे दबे स्वर में होता। एक आदमी बोला, अब किसी पर भरोसा करने से डर लगता है। दूसरा बोला, पहले सेठ पर भरोसा था, अब उस पर भी नहीं। तीसरा बोला, और नए तरीकों पर भी पूरा भरोसा नहीं बन पाया। बीरबल समझ गए कि असली परेशानी यही है, भरोसे की कमी। इसी बीच एक और खबर दरबार पहुंची। कुछ गांवों में लोग चोरी छिपे फिर से पुराने तरीके से अनाज उधार लेने लगे थे। खुले तौर पर नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर। अकबर को यह सुनकर दुख हुआ। उन्होंने कहा, हमने रास्ता बदला, लेकिन लोग फिर पीछे लौट रहे हैं। बीरबल बोले, जहां पनाह, जब डर साथ चलता है तो लोग पुराने रास्ते ही सुरक्षित समझते हैं। सेठ हरिदास अब खुलकर सामने नहीं आ रहा था। वो जानबूझकर चुप था। उसके आदमी गांवों में कम दिखने लगे थे, लेकिन उसका नाम लोगों की बातों में फिर लौटने लगा था। कुछ लोग कहते, कम से कम वहां साफ पता तो होता था कि क्या देना है। कुछ कहते, भले ही ज्यादा देना पड़ता था, लेकिन अनिश्चितता नहीं थी। सेठ यही चाहता था। रामू अब पूरी तरह उलझ चुका था। उसके खेत में इस साल फसल ठीक ठाक हुई थी, लेकिन मन में चैन नहीं था। उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर अगला साल खराब हुआ तो? पत्नी बोली, फिर जो रास्ता आसान लगेगा वही अपनाना पड़ेगा। रामू जानता था कि वह रास्ता कौन सा होगा। एक रात अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर बोले, मुझे लगता है हम बाहर से बहुत कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, असली बदलाव भीतर से आता है। अकबर ने पूछा, तो क्या हम गलत दिशा में हैं? बीरबल बोले, नहीं, लेकिन शायद अधूरी दिशा में। बीरबल ने एक सुझाव रखा, जहां पनाह, क्या होगा अगर हम किसी नियम या व्यवस्था को थोपे नहीं, बल्कि लोगों को खुद निर्णय लेने दें, लेकिन परिणाम के साथ? अकबर ने भौहें चढ़ाई। कैसे? बीरबल बोले, अगर एक क्षेत्र में पूरी तरह लोगों पर छोड़ दिया जाए, ना भंडारण, ना व्यापारी रोक, ना सरकारी दखल। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक मंत्री बोला, जहां पनाह, यह बहुत जोखिम भरा है। दूसरा बोला, अगर हालात बिगड़ गए तो? अकबर चुप रहे। अकबर ने सबकी ओर देखकर कहा, अगर लोग हमेशा किसी और के सहारे जीते रहे तो क्या वे कभी मजबूत बन पाएंगे? कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार तय हुआ कि यह प्रयोग पूरे राज्य में नहीं, बल्कि कुछ सीमित गांवों में किया जाएगा। वहां कोई नियम नहीं होगा, कोई रोक नहीं होगी। लोग खुद तय करेंगे कि किससे उधार लेना है, कैसे लेना है, या लेना भी है या नहीं। जब यह बात गांवों तक पहुंची तो लोग हैरान रह गए। कुछ खुश हुए, अब कोई रोक टोक नहीं। कुछ डर गए, अब कौन बचाएगा? जब यह खबर सेठ हरिदास तक पहुंची तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो जानता था कि जब सब खुलेगा तो मजबूत फिर मजबूत बनेगा। पहले ही हफ्ते गांवों में हलचल बढ़ गई। कुछ लोग फिर से सेठ के पास गए। कुछ ने आपस में उधार लिया, कुछ ने कुछ भी न लेने का फैसला किया। हर गांव की कहानी अलग थी। एक गांव में अचानक फसल खराब हो गई। लोगों के सामने तुरंत सवाल आ खड़ा हुआ, अब क्या? कुछ ने कहा, सेठ के पास चलते हैं। कुछ ने कहा, आपस में बांट लेते हैं। गांव दो हिस्सों में बंट गया। बीरबल इस सब पर नजर रखे हुए थे। वे किसी को रोक नहीं रहे थे, किसी को उकसा नहीं रहे थे। बस देख रहे थे कि लोग क्या चुनते हैं,
अकबर हर दिन खबर मंगवाते, क्या हाल है? हर दिन जवाब अलग होता। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, असली सवाल अब यह नहीं है कि कौन सही है। अकबर ने पूछा, तो फिर क्या? बीरबल बोले, सवाल यह है कि लोग डर के साथ जीना चुनते हैं या जिम्मेदारी के साथ। गांवों में खुला प्रयोग शुरू हुए कई हफ्ते बीत चुके थे। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर हर घर में, हर खेत में, हर चौपाल पर एक अनकहा तनाव मौजूद था। लोग काम करते हुए भी सोचते रहते थे। कोई हल चलाते हुए रुक जाता, कोई अनाज की बोरी उठाते हुए गिनती दोबारा करता, कोई रात में बार बार जाग जाता। ऐसा लगने लगा था जैसे अनाज से ज्यादा भारी अब लोगों के मन हो गए हों। कुछ गांवों में लोग फिर से सेठ हरिदास के पास जाने लगे थे। वे चुपचाप जाते, जल्दी से बात करते और लौट आते। कोई खुलकर नहीं कहता था कि उसने क्या किया है। जिन लोगों ने आपस में उधार लेने का रास्ता चुना था, वे भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं थे। उन्हें डर था कि अगर कल किसी के पास खुद अनाज कम हो गया तो वह दोस्ती निभाएगा या पहले अपना घर देखेगा। इस डर ने लोगों को भीतर से बांटना शुरू कर दिया था। रामू इन्हीं लोगों में से एक था। वो सुबह खेत पर जाता, मेहनत करता, लेकिन शाम होते ही उसके कदम भारी हो जाते। उसे लगता कि जैसे हर दिन कोई फैसला उसके सिर पर लटका हुआ है। एक रात उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है। पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो भी जानती थी कि अब जवाब किसी एक के पास नहीं है। इधर अकबर का मन भी अशांत रहने लगा था। वे दरबार में बैठते, मंत्रियों की बातें सुनते, लेकिन उनका ध्यान बार बार गांवों की ओर चला जाता। उन्हें लगता था कि उन्होंने लोगों को चुनने की आजादी तो दी है, लेकिन उसके साथ आने वाला बोझ भी उन्हीं पर डाल दिया है। कई बार उन्हें ये विचार भी आया कि कहीं ये आजादी लोगों के लिए ज्यादा भारी तो नहीं हो गई, लेकिन फिर वे खुद को रोक लेते। उन्हें पता था कि अगर वे अब पीछे हटे तो भरोसे की जो पतली डोर बनी है वो भी टूट जाएगी। बीरबल इस पूरे समय बहुत कम बोल रहे थे। वे घूमते रहते, कभी किसी गांव में, कभी किसी दूसरे में। वे लोगों से सीधे सवाल नहीं करते थे, बस सुनते थे, किसी के डर को, किसी की शिकायत को, किसी की चुप्पी को। धीरे धीरे उन्हें यह समझ आने लगा कि लोग अनाज से नहीं, भविष्य की अनिश्चितता से डर रहे हैं। पहले भविष्य तय लगता था, भले ही कठिन था। अब भविष्य खुला है और यही खुलापन लोगों को डरा रहा है। एक दिन बीरबल एक ऐसे गांव पहुंचे जहां हाल ही में झगड़ा हुआ था। झगड़ा बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बाद लोग एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे। बीरबल ने देखा कि जिस चौपाल पर कभी लोग घंटों बैठते थे, वहां अब कुछ ही देर रुकते थे। कोई भी पहला शब्द बोलने से बचता था। उन्हें लगा कि अगर यही हाल रहा तो गांव भीतर से टूट जाएगा, बिना किसी शोर के। उसी समय सेठ हरिदास के लोग फिर से सक्रिय हो गए। वे खुले तौर पर कुछ नहीं कहते थे, बस इतना कहते थे कि उनका दरवाजा अब भी खुला है। वे ये भी नहीं बताते थे कि शर्त क्या होगी। शायद यही बात लोगों को ज्यादा आकर्षित कर रही थी। जब शर्त सामने नहीं होती तो आदमी अपने मन में उसे हल्का बना लेता है। कुछ ही दिनों में अकबर तक खबर पहुंची कि कई गांवों में लोग दो रास्तों पर चल रहे हैं। बाहर से वे नए प्रयोग का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर पुराने सहारों की ओर लौट रहे हैं। ये सुनकर अकबर देर तक कुछ नहीं बोले। उन्हें लगा कि सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है, लेकिन वो वैसी नहीं है जैसी उन्होंने चाही थी। एक शाम उन्होंने बीरबल को बुलाया। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा कि शायद ये समय सबसे कठिन है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा कि कठिन समय ही असली परीक्षा होता है। अकबर ने पूछा कि क्या इस परीक्षा में लोग सफल हो पाएंगे। बीरबल ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि हर इंसान अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता, लेकिन ये बोझ कितना है ये भी इंसान को ही तय करना होता है। अगले कुछ दिनों में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिला दिया।
एक गांव में अचानक खबर फैली कि सेठ हरिदास वहां बड़ा भंडार खोलने वाला है। कोई नहीं जानता था कि यह खबर सच है या नहीं, लेकिन असर तुरंत हुआ। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। कुछ ने राहत की सांस ली, कुछ को गुस्सा आया, लेकिन सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा जो अब तक बीच में खड़े थे। उन्हें लगा कि अब फैसला करना ही पड़ेगा। रामू भी उन्हीं में से एक था। वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसे लगा कि अगर वो अब भी इंतजार करता रहा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। सुबह होते होते उसने तय किया कि वो खुद देखेगा कि सेठ के यहां सच में क्या हो रहा है। लेकिन घर से निकलते समय उसके कदम रुक गए। उसे लगा कि अगर उसने ये कदम उठा लिया तो वापसी आसान नहीं होगी। इधर बीरबल को भी खबर मिली कि कोई बड़ी हलचल होने वाली है। उन्होंने महसूस किया कि ये वही क्षण है जहां चीजें एक दिशा ले सकती है या दूसरी। उन्होंने अकबर से कहा कि अब जो भी होगा वो लोगों के अपने फैसलों का नतीजा होगा। अकबर ने ये बात सुनी, लेकिन उनके मन में एक और सवाल उठ रहा था कि अगर फैसलों का नतीजा बहुत भारी हुआ तो क्या वे सिर्फ देखते रहेंगे। गांवों में बातें तेज हो गई। लोग अब खुलकर बहस करने लगे थे। कुछ ने कहा कि पुराना रास्ता ही सही था, क्योंकि उसमें कम से कम तय था कि क्या मिलेगा और क्या देना होगा। कुछ ने कहा कि अगर फिर उसी रास्ते पर लौटे तो कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। दोनों तरफ तर्क थे, दोनों तरफ डर था। सेठ हरिदास अभी भी सामने नहीं आया था। उसकी चुप्पी सबसे ज्यादा बोल रही थी। वो जानता था कि जब लोग खुद उलझ जाते हैं तो उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस इंतजार करना होता है। अकबर ने अब एक आखिरी बात समझ ली थी कि वे चाहे जो भी करें, हर किसी को खुश नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी समझ लिया कि हर समाधान अपने साथ नई परेशानी लाता है। सवाल ये नहीं था कि कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है, सवाल ये था कि लोग किस रास्ते की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। एक दिन अचानक खबर आई कि एक गांव ने सर्वसम्मति से तय किया है कि वे किसी बाहरी सहारे को नहीं लेंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। ये खबर सुनकर कुछ लोग खुश हुए, कुछ ने इसे मूर्खता कहा, लेकिन ये पहली बार था जब किसी गांव ने इतना साफ फैसला लिया था। अकबर और बीरबल दोनों इस खबर पर चुप हो गए। वे जानते थे कि ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं है, ये आने वाले समय की झलक हो सकती है या फिर एक चेतावनी। कहानी यही एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है जहां हर रास्ता खुला है। कोई नहीं जानता कि कौन सा रास्ता आगे जाएगा और कौन सा बंद हो जाएगा। सेठ हरिदास की अगली चाल अभी सामने नहीं आई है। अकबर का अंतिम फैसला अभी सुनाया नहीं गया है और गांवों के लोग अभी भी अपने डर और उम्मीद के बीच खड़े हैं। आने वाला समय बताएगा कि ये प्रयोग लोगों को मजबूत बनाएगा या उन्हें फिर किसी पुराने सहारे की ओर धकेल देगा। उस गांव के फैसले की खबर धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। कुछ लोग इसे साहस कह रहे थे, कुछ इसे जिद और कुछ इसे आने वाले संकट का न्योता। लेकिन एक बात साफ थी, अब लोग सिर्फ सुन नहीं रहे थे, सोच भी रहे थे। और जब लोग सोचना शुरू करते हैं तो बेचैनी बढ़ती है। रामू उस रात बहुत देर तक बैठा रहा। उसके सामने मिट्टी का दिया जल रहा था, लेकिन मन में अंधेरा था। उसे लग रहा था कि अब जो भी कदम उठेगा वो केवल उसी का नहीं होगा, बल्कि उसके बच्चों, उसके खेत और उसके आने वाले कल का भी होगा। वो जानता था कि अगर उसने आज गलत फैसला किया तो आने वाले कई साल उसी की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगली सुबह गांव में हलचल थी। कुछ लोग उस गांव को देखने जा रहे थे जिसने बाहरी सहारे से इनकार किया था। वे जानना चाहते थे कि वहां लोग कैसे जी रहे हैं, क्या वे डर रहे हैं या सच में निश्चिंत है। ये उत्सुकता धीरे धीरे उम्मीद में बदलने लगी। बीरबल को यह सब देखकर लगा कि अब कहानी एक नए मोड़ पर आ रही है। वे जानते थे कि ये मोड़ बहुत नाजुक है, जरा सा झटका पूरे संतुलन को बिगाड़ सकता है। उन्होंने तय किया कि वे खुद उस गांव में जाकर रहेंगे, बिना किसी पहचान के, बिना किसी आदेश के।
वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हालात आसान नहीं थे, लेकिन लोग एक दूसरे से आंखें नहीं चुरा रहे थे। अनाज कम था, लेकिन बातचीत ज्यादा थी। कोई चुपचाप नहीं झेल रहा था। लोग मिलकर तय कर रहे थे कि किसे कितना चाहिए और किसे कितना इंतजार करना होगा। ये देखकर बीरबल के मन में एक अजीब सा भाव आया। डर अभी भी था, लेकिन वो साझा था। उधर सेठ हरिदास भी ये सब देख रहा था। उसने अपने लोगों से कहलवाया कि अभी कोई जल्दी न करे। उसने समझ लिया था कि ये समय बोलने का नहीं, देखने का है। वो जानता था कि जब भूख सच में सामने आएगी, तब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही दिनों बाद बारिश ने सबको चौंका दिया। जिन इलाकों में उम्मीद थी कि फसल ठीक रहेगी, वहां पानी कम पड़ा। खेतों की मिट्टी सूखने लगी। अब सवाल फिर सामने खड़ा हो गया, अब क्या? कुछ गांवों में लोगों ने तुरंत अनाज बांटना शुरू कर दिया। कहीं विवाद हुआ, कहीं समझौता, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव उन्हीं गांवों पर पड़ा जिन्होंने बाहरी मदद से इनकार किया था। लोग उन्हें देखने लगे, क्या वे टूटेंगे या टिके रहेंगे। रामू का गांव भी उसी राह पर था। जब अनाज कम होने लगा, तो पहली बार लोगों की आवाज में घबराहट आई। कुछ ने कहा कि अब जिद छोड़ देनी चाहिए। कुछ ने कहा कि अगर अब भी टिक गए, तो आगे रास्ता साफ हो जाएगा। रामू बीच में खड़ा था। उसका दिल कहता था कि पीछे लौटना आसान है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया कि आजादी सस्ती नहीं होती। अकबर तक ये सारी खबरें पहुंच रही थी। वे हर दिन अलग अलग बातें सुनते। कई लोग मजबूत हो रहे थे, कहीं टूट रहे थे। वे समझ गए थे कि अब कोई एक फैसला पूरे राज्य पर लागू नहीं किया जा सकता। हर जगह की कहानी अलग थी। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा कि अब उन्हें डर लग रहा है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा कि डर इस बात का संकेत है कि जिम्मेदारी सही जगह पहुंची है। इसी बीच एक अप्रत्याशित घटना हुई। एक ऐसा गांव जो अब तक सेठ हरिदास के सहारे पर चलता आया था, उसने अचानक अपने आप भंडारण शुरू कर दिया। बिना किसी आदेश के, बिना किसी योजना के। ये खबर बिजली की तरह फैली। लोग पूछने लगे, अगर वे कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? सेठ हरिदास ने यह खबर सुनी तो पहली बार उसकी भौहें सिकुड़ी। उसे लगा कि खेल उसके हाथ से फिसल सकता है, लेकिन उसने अब भी खुद को रोका। उसे भरोसा था कि मुश्किल समय इंसान को फिर पुरानी आदतों की ओर ले जाता है। दिन बीतते गए। कुछ जगह हालात सुधरे, कुछ जगह बिगड़े, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये था कि लोग अब चुप नहीं थे। वे सवाल कर रहे थे, आपस में, खुद से। रामू ने आखिरकार फैसला किया कि वो सेठ के पास नहीं जाएगा। उसने कहा कि अगर गिरना है तो अपने पैरों पर गिरेंगे। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून था। बीरबल ने यह देखा और समझ गए कि कहानी अब अनाज की नहीं रही, ये आत्मसम्मान की कहानी बन चुकी है। अकबर ने अब तक कोई अंतिम आदेश नहीं दिया था। वे जानते थे कि अगर उन्होंने अब कुछ भी तय कर दिया, तो ये प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। वे चाहते थे कि लोग खुद देखें कि वे किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच एक और खबर आई जिसने सबको हिला दिया। कहा गया कि सेठ हरिदास किसी बड़े कदम की तैयारी में है। कोई नहीं जानता था कि वो कदम क्या होगा, लेकिन अनुमान बहुत थे। गांवों में फिर से बेचैनी फैल गई। कुछ ने कहा कि अब वो सब कुछ बदल देगा। कुछ ने कहा कि अब उसका समय खत्म हो रहा है। अकबर ने ये खबर सुनी और गहरी सांस ली। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। दोनों समझ रहे थे कि अगला कदम बहुत भारी होगा। सेठ हरिदास के बड़े कदम की खबर ने पूरे इलाके को जैसे जकड़ लिया था। कोई नहीं जानता था कि वो क्या करने वाला है, लेकिन सबको ये एहसास हो गया था कि जो भी होगा वो मामूली नहीं होगा। लोग अब खेतों में काम करते हुए भी आसमान की तरफ कम और रास्तों की तरफ ज्यादा देखते थे। हर आने जाने वाले पर नजर जाती, हर नई खबर कानों में चुभती। रामू के गांव में इस बेचैनी का असर साफ दिखने लगा।
पहले जहां लोग शाम को बैठकर दिन भर की थकान उतारते थे, अब वहां खामोशी छाई रहती थी। कोई खुलकर नहीं बोलता था, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। अगर सेठ हरिदास ने सच में कुछ बड़ा किया, तो क्या वे टिक पाएंगे? रामू खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन रात को जब सब सो जाते, तो वो करवटें बदलता रहता। उसे लगता था कि जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पुराने रास्ते की ओर खींच रहा है। वो जानता था कि वो रास्ता आसान है, लेकिन उसे ये भी पता था कि उस आसान रास्ते की कीमत बहुत भारी होती है। इधर बीरबल लगातार गांवों में घूम रहे थे। वे किसी को समझाने नहीं जा रहे थे, न किसी को रोक रहे थे। वे सिर्फ ये देखना चाहते थे कि जब डर सामने खड़ा होता है, तो इंसान क्या करता है। वे जानते थे कि यही वह पल है जहां सच्चाई बिना पूछे सामने आ जाती है। एक गांव में उन्होंने देखा कि लोग आपस में ही अनाज बांटने लगे हैं, लेकिन चेहरे उतरे हुए हैं। वे मदद कर रहे थे, पर मन में डर था कि अगर मदद करते करते खुद खाली हो गए, तो कौन देखेगा। दूसरे गांव में उन्होंने देखा कि लोग फिर से सेठ के आदमियों से मिलने लगे हैं। वे लौटते समय नजरें चुरा लेते थे, जैसे किसी अपराध से लौट रहे हों। सेठ हरिदास इन सब खबरों को ध्यान से सुन रहा था। वो अभी भी सामने नहीं आया था। उसका भरोसा समय पर था। उसे लगता था कि जैसे जैसे हालात मुश्किल होंगे, लोग अपने आप उसके पास लौट आएंगे। उसने अपने आदमियों से कहा था कि अभी किसी पर जोर न डालें। भूख सबसे बड़ा दबाव बनती है, और उसे बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी खबर आई जिसने सबको और बेचैन कर दिया। कहा गया कि सेठ हरिदास ने आसपास के इलाकों से अनाज खरीदना शुरू कर दिया है। वो धीरे धीरे भंडार भर रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ ने कहा कि वो मदद की तैयारी कर रहा है, कुछ ने कहा कि वो दबाव बनाने की। रामू के गांव में इस खबर के बाद बहस तेज हो गई। कुछ लोग बोले कि अब इंतजार करना बेवकूफी है। अगर अनाज उसके पास जा रहा है, तो बाद में वही शर्तें थोपेगा। कुछ ने कहा कि अगर वो मदद करेगा, तो मना क्यों करना। रामू ने पहली बार देखा कि उसके गांव के लोग दो हिस्सों में बंट रहे हैं। पहले मतभेद होते थे, लेकिन अब उनमें तीखापन आ गया था। आवाजें ऊंची होने लगी थी। वो समझ गया कि ये लड़ाई अब सिर्फ अनाज की नहीं रही, ये फैसलों की लड़ाई बन गई है। अकबर तक भी ये खबर पहुंची। उन्होंने महसूस किया कि समय बहुत तेजी से हाथ से फिसल रहा है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा कि क्या अब भी इंतजार करना सही है। बीरबल ने कहा कि अब जो भी होगा, वो साफ दिखाई देगा। अगर वे अभी हस्तक्षेप करेंगे, तो सच अधूरा रह जाएगा। अकबर को ये बात समझ तो आई, लेकिन उनका मन मान नहीं रहा था। उन्हें डर था कि कहीं ये प्रयोग लोगों को ज्यादा नुकसान न पहुंचा दे। वे राजा थे, और राजा होने का बोझ ये था कि हर आंसू का हिसाब उनके मन में रहता था। उसी समय एक और खबर आई। जिस गांव ने सबसे पहले बाहरी सहारे से इनकार किया था, वहां हालात बहुत कठिन हो गए थे। अनाज बहुत कम बचा था, लेकिन वहां से कोई मदद की पुकार नहीं आई थी। लोग चुपचाप हालात झेल रहे थे। ये खबर सुनकर कई लोग हैरान हुए। कुछ ने कहा कि ये मूर्खता है, कुछ ने कहा कि ये साहस है, लेकिन सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा जो अब तक बीच में थे। उन्हें लगा कि शायद हर मुश्किल का हल तुरंत किसी और के पास जाना नहीं होता। रामू के मन में भी यही उथल पुथल चल रही थी। उसने अपने बच्चों को देखा, अपने खेत को देखा, और फिर गांव की चौपाल की ओर देखा जहां लोग फिर बहस कर रहे थे। उसे लगा कि अगर वो आज चुप रहा, तो शायद कल बोलने का हक भी नहीं रहेगा। उसी शाम सेठ हरिदास के एक आदमी गांव में आया। वो ज्यादा देर नहीं रुका, बस इतना कहा कि सेठ मदद को तैयार है, अगर लोग चाहें। उसने कोई शर्त नहीं बताई। यही बात लोगों को और उलझा गई। गांव में रात भर कोई नहीं सो पाया। कुछ लोग मन ही मन तय कर चुके थे कि वे सेठ के पास जाएंगे। कुछ ने तय किया कि वे किसी भी हाल में नहीं जाएंगे।
कुछ अब भी असमंजस में थे। बीरबल को जब यह खबर मिली तो वे उसी रात गांव की ओर चल पड़े। वे जानते थे कि ये वो समय है जब एक शब्द भी बहुत भारी हो सकता है। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे कुछ नहीं कहेंगे, बस मौजूद रहेंगे। अगली सुबह गांव में माहौल बहुत तनावपूर्ण था। लोग इकट्ठा हुए। सेठ का आदमी भी वही खड़ा था। सबकी नजरें एक दूसरे पर थी। कोई पहला कदम उठाने को तैयार नहीं था। रामू को लगा कि जैसे सबकी निगाहें उसी पर है। वो आगे बढ़ा, लेकिन उसके कदम रुक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस ओर बढ़े। उसी पल बीरबल आगे आए। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, बस इतना कहा कि जो भी फैसला होगा वो हमेशा के लिए सही या गलत नहीं होगा। वो सिर्फ उस पल की सच्चाई होगी। ये सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, कुछ ने सिर झुका लिया। सेठ का आदमी अभी भी इंतजार कर रहा था। अकबर दूर से ये सब जान रहे थे। वे समझ गए थे कि अब चाहे वे कुछ भी करें, कहानी अपनी दिशा खुद तय कर रही है। गांव की चौपाल पर उस सुबह अजीब सा सन्नाटा था। लोग इकट्ठा थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। सेठ हरिदास का आदमी वही खड़ा था, और उसकी मौजूदगी ही जैसे सबके मन पर बोझ बन गई थी। हर कोई दूसरे की तरफ देख रहा था, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि पहला शब्द बोले। हवा में डर भी था, थकान भी, और कहीं न कहीं राहत की उम्मीद भी। रामू आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर झिझक नहीं थी, बस थकावट थी। उसने सेठ के आदमी की तरफ देखा और बोला कि गांव वाले अब कोई फैसला टालना नहीं चाहते। या तो सच सामने आए, या ये खींचतान यही खत्म हो। ये सुनकर कुछ लोग चौंके, कुछ ने राहत की सांस ली। सेठ का आदमी मुस्कराया, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा हो। उसी समय बीरबल आगे आए। उनकी आवाज न ऊंची थी, न कठोर, लेकिन उसमें ऐसी स्पष्टता थी कि सबका ध्यान वही टिक गया। उन्होंने कहा कि फैसला लेने से पहले एक बात साफ होनी चाहिए, और वो ये कि सेठ हरिदास आखिर चाहता क्या है। अब तक सब अनुमान लगा रहे थे, डर के आधार पर फैसले कर रहे थे, लेकिन किसी ने सीधे सच्चाई नहीं पूछी थी। सेठ का आदमी कुछ कहता, उससे पहले बीरबल ने कहा कि सेठ हरिदास को खुद सामने आना चाहिए। अब पर्दे के पीछे से बात नहीं चलेगी। ये सुनकर आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला कि सेठ आने को तैयार है, लेकिन वो तभी आएगा जब बादशाह भी वहां हो। ये बात आग की तरह फैली। उसी शाम अकबर, बीरबल और कुछ विश्वसनीय लोग गांव पहुंचे। कोई शाही तामझाम नहीं था, न नगाड़े, न घोषणाएं। बस एक राजा था, अपने लोगों के बीच। सेठ हरिदास भी आया। पहली बार वो इतने लोगों के सामने बिना किसी दिखावे के खड़ा था। उसके चेहरे पर चालाकी कम और गंभीरता ज्यादा थी। अकबर ने सीधे पूछा कि वो आखिर चाहता क्या है। सेठ ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन बीरबल की शांत निगाहों ने उसे रोक दिया। तब सेठ हरिदास ने जो कहा, उसने सबको चौंका दिया। उसने बताया कि वो शुरू से अनाज के धंधे में नहीं था। उसके पिता भी किसान थे। कई साल पहले सूखे के समय उसके परिवार ने उधार लिया था, और बदले में इतना अनाज लौटाना पड़ा कि खेत बिक गए। उसी दिन उसने तय किया था कि वो कभी कमजोर नहीं बनेगा। उसने अनाज जमा करना शुरू किया, उधार देना शुरू किया, और धीरे धीरे वही बनने लगा जिससे वो कभी नफरत करता था। उसने माना कि उसने डर का फायदा उठाया। उसने माना कि उसने शर्तें साफ नहीं रखी, जानबूझकर उलझन बनाई, ताकि लोग हमेशा उसके पास लौटें। लेकिन उसने ये भी कहा कि जब अकबर ने नया रास्ता खोला तो पहली बार उसे डर लगा। उसे लगा कि अगर लोग सच में अपने पैरों पर खड़े हो गए तो उसका सब कुछ बेकार हो जाएगा। बीरबल ने तब पूछा कि उसने अफवाहें क्यों फैलवाई। सेठ ने सिर झुका लिया। उसने स्वीकार किया कि भंडारण को बदनाम करने की कोशिश उसी ने करवाई थी, ताकि लोग फिर से उसके पास लौटें। उसने माना कि उसके आदमी जानबूझकर गांवों में शक फैलाते थे। ये सुनकर गांव में गुस्सा फैला।
लेकिन अकबर ने सबको शांत किया। उन्होंने सेठ से पूछा कि वो अब क्या चाहता है। सेठ ने कहा कि वो अपनी गलती समझ चुका है। वो अब अनाज बेचना चाहता है, उधार नहीं देना। बिना दबाव, बिना शर्त। बीरबल ने तब आखिरी सवाल पूछा, अगर कल फिर हालात बिगड़े तो क्या वो फिर पुराने रास्ते पर नहीं लौटेगा? सेठ ने कहा कि शायद लौटता, अगर उसे रोका न जाता। लेकिन अब जब सब सच सामने है, वो ये बोझ लेकर नहीं जी सकता। अकबर ने तब फैसला सुनाया, सेठ हरिदास को उधार का धंधा हमेशा के लिए बंद करना होगा। जो अनाज उसने डर के सहारे कमाया है, उसका एक बड़ा हिस्सा उन गांवों को देना होगा जिन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान झेला। कोई सजा नहीं दी गई, क्योंकि अकबर ने कहा कि सबसे बड़ी सजा यह है कि अब सेठ को अपनी ही निगाहों में जीना होगा। गांव वालों को भी सच सुनाया गया। अकबर ने साफ कहा कि अगर वे फिर किसी के डर में जिएंगे तो कोई राजा उन्हें नहीं बचा पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नया रास्ता कठिन है, लेकिन वही उन्हें सच में आजाद बना सकता है। रामू ने उस दिन पहली बार बिना डर के सांस ली। उसे पता था कि आगे मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब उसे ये भी पता था कि वो किससे लड़ रहा है। अनाज की कमी से नहीं, डर से। धीरे धीरे गांवों में संतुलन आया। कहीं भंडारण चला, कहीं आपसी मदद। सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन एक बात समान थी। अब फैसले खुले तौर पर होते थे। कोई छुपा हुआ उधार नहीं, कोई अधूरी शर्त नहीं। सेठ हरिदास ने अपने गोदाम खाली किए। वो पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर चैन था। बीरबल ने उसे जाते हुए देखा और समझ गए कि सबसे कठिन लड़ाई इंसान अपने अतीत से लड़ता है। अकबर ने इस पूरे अनुभव से एक बात सीखी, कानून से ज्यादा जरूरी है समझ, और समझ से ज्यादा जरूरी है सच।